हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस टीटी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी वो कैसे चल रही है। तो उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, गजब होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे। क्योंकि जैसे कि एग्ज़ाम बिल्कुल सटीक हैं, आपके 2-4 दिन में ही एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसी पर्पज़ से मैंने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो अनसोल्ड में कई बार आपको पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधे सीधे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो आपके गद है, गद में 5 क्वेश्चन आएंगे, पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं ताकि पेपर के बिल्कुल अकॉर्डिंग मैं आपको कराऊंगा। तो 5 क्वेश्चन मैंने गद से लिए हैं, 5 क्वेश्चन मैं पद से लूँगा। फिर आपको गद और पद के जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनको मैं इस वीडियो में कराऊंगा। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट नंबर 2 में मैं आपको आगे का जो पेपर बचेगा उसको कवर करूंगा। तो चलिए पार्ट 1 में पहले हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो स्टार्टिंग पेपर से होती है। तो बिना देरी करते हुए सीधे सीधे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है आपका, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। देखिए हाँ, एक बात और बता दूं, मैं आपको इन क्वेश्चन में आपको दो दो आंसर देने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, बिल्कुल मजाक नहीं है। कभी आप बच्चे सोचे सर 2 आंसर तो हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं बच्चों। कैसे? क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए परीक्षा गुरु के लेखक हैं, यानी कि जो परीक्षा गुरु है उसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, पहला ऑप्शन है। दूसरा सालन मिश्र, तीसरा लाला श्रीनिवास दास। तो इन तीनों में से देखिए आपको मैं तैयारी केवल आपको रिवीजन करा रहा हूँ, तैयारी आपको पता तो होगा कि गुरु परीक्षा के लेखक कौन है। तो आपका जो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि थर्ड, लाला श्रीनिवास दास। तो ये थे गुरु परीक्षा के लेखक लाला श्रीनिवास दास। क्या अब मैं एक क्वेश्चन आपको इसमें पूछता हूँ, ये आपको बताता हूँ कि गुरु परीक्षा जो है क्या है। एक उपन्यास है, कहानी है, या निबंध है, या फिर आप उसकी किसी आत्मकथा है। तो आप क्या बताएंगे? मैं इसको बताता हूँ। परीक्षा गुरु जो है प्रथम क्या है, उपन्यास है। किसका? लाला श्रीनिवास का। तो इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपके तैयार हुए। पहला, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु है क्या? प्रथम उपन्यास। तो पता चला किस प्रकार से पहले क्वेश्चन के दो आंसर हो गए। आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंदुमती है, तो इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास या निबंध। इन तीनों में से राइट आंसर आपका कौन सा होना चाहिए? जी आपका राइट आंसर होना चाहिए बिल्कुल, यानी कि सेकंड। ये है आपका सेकंड, किस यानी कि प्रथम उपन्यास। तो प्रथम उपन्यास इंदुमती क्या है? प्रथम उपन्यास। अब आप खुद बताएं प्रथम जो उपन्यास है वो क्या है, किसके द्वारा लिखी हुई है? यानी कि इंदुमती प्रथम उपन्यास तो है, परंतु लिखे किसके द्वारा गई है? तो क्वेश्चन फांस दिया मैंने। यानी कि आपको एक क्वेश्चन तो पता, ऑप्शन देख के पता कर लिया, परंतु अगर इंदुमती के लेखक कौन है तो बता सकते हो। तो मैं बताता हूँ आपको, किशोरी लाल गोस्वामी। क्या है? किशोरी लाल गोस्वामी। आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे, स्पष्ट क्लियर हो गया होगा कि इसके दो क्वेश्चन किस तरह का आंसर हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़े ध्यान से देखेंगे। ये बोला है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो पहली जीवनी, आत्मकथा और निबंध, यानी कि गय का सही आंसर बताइए कौन सा होगा। जगह आपने रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ पता चल गया होगा, एक सेकंड में हमको पता लगा लिया होगा कि गय का सही आंसर है आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा की। अब बताइए लिखा किसने है? तो अगर आपको यही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस लेखक ने लिखा है, और यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे? तो मैं बताता हूँ आपको। इसका राइट आंसर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन, यानी कि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं। और किस में लिखा? आत्मकथा में। तो बात स्पष्ट क्लियर बिल्कुल मजबूत। देखिए पेपर को आप बेहतरीन करोगे आपने, क्योंकि अपना जलवा बिखेरोगे, जब भी आपको नंबर का क्या मिलेगा? हलवा मिलेगा। तो आपको हलवा तैयार करना है, ज़बरदस्त मस्त गजब बेहतरीन सॉलिड अच्छा नाइ फंटास्टिक बेहतरीन तरीके से नंबर लाने हैं। कमी कोई मैं छोड़ूंगा नहीं आपको पेपर बनाने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बोल रहा है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं, यानी कि चिंतामणि निबंध जो है संग्रह के लेखक हैं। आपको गै में से राइट आंसर कौन सा मिलेगा? यह है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या तीसरा है प्रेमचंद। तो बताइए गै का बिल्कुल राइट आंसर कौन होगा? जी चिंतामणि निबंध संग्रह के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ इसी क्वेश्चन में, क्या बता सकते हो चिंतामणि क्या है? भाई जीवनी है, आत्मकथा, निबंध है, या उपन्यास है? कोई तो चीज़ होगी, तो बताएं। जी हाँ, आपका राइट आंसर होगा। अगर अपने अच्छे से तैयारी करिए, बहुत अच्छे से, उम्मीद है
कर भी रहे होंगे कि प्यारे बच्चों तुम बहुत मेहनत करते हो, तो मैं इसी मेहनत को रंग लाता हूँ। तो चिंतामणि आपका प्यारे बच्चों क्या है, एक निबंध है। आई होप क्वेश्चन जो है किसके, गद्यांश के 4 क्वेश्चन क्लियर हुए। अब देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। तो चलिए अब इस गद्य का जो आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसको भी पढ़ लेते हैं। यह है आपका अष्टधाम कीर्ति के लेखक हैं। तो अष्टधाम कीर्ति के जो लेखक हैं बताइए, नाभादास, तुलसीदास या वल्लभाचार्य। इन तीनों में से राइट आंसर आपका कौन सा होगा? जी राइट आंसर होगा पहला ही, क्या, नाभादास। तो समझ में आ गया कि कितना अष्टधाम कीर्ति के लेखक हैं नाभादास। बात स्पष्ट क्लियर नजर आ गई होगी। चलिए अब ये तो रही आपके किसकी, गद्य साहित्य की। अब आते हैं काव्य साहित्य में। आपको 5 जो है बहुविकल्प देखने को मिलेंगे, तो मैंने वो 5 बहुविकल्प आपके सामने तैयार कर दिए हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए बजाइए तालियां और कहिए शुरुआत, शुभारंभ करते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है सुमित्रानंद पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? क्या बोले दोबारा, सुमित्रानंद पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, बड़े प्यार से देखिए, लोकायन, कला और भोला चांद और चिंदरम बरा। तो चिंद्र बरा। तो आपको तीसरा यानी कि आपको चौथे में से, दूसरे का ए में से कौन सा राइट आंसर लग रहा होगा? जी बताइए राइट आंसर आपका कौन सा होगा? राइट आंसर होगा आपका सही, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, कौन सा, तीसरा यानी कि चिन्नम बरा। तो ये बात समझ में आ गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? किस शाखा से? तो बताइए। अच्छा मैंने एक चीज और बतानी भूल गया कि सुमंद्र पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिन्नमदा। क्या आप इसमें ये बता सकते हैं कला और बोला चांद के लिए सुमित्रानंद पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था? बताएं। नहीं पता तो प्यारे बच्चों मैं बताता हूँ। देखिए कलापद साहित्य अकादमी का, यानी कि किस पे मिला था? कलापद साहित्य अकादमी का। आई होप समझ गए। अब इसे क्या मैंने बता दिया? नहीं बताया तो देखिए पढ़ लेते हैं। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? ज्ञानी श्रेय शाखा से, राम भक्ति शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। ख का कौन सा राइट आंसर होगा? ख का राइट आंसर होगा आपका तीसरा, कृष्ण भक्ति शाखा से। आई होप समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थात ज्ञ। ये कह रहा है छायावाद की विशेषता है। तो छायावाद जो युग था उसकी क्या विशेषता थी? आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे और राइट आंसर बताएंगे। तो पहला है उपदेशात्मक वृत्ति, सौंदर्य और प्रेम। तीसरा था श्रृंगार वर्णन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? गय का। तो बताइए गय का राइट आंसर होगा आपका सेकंड, यानी कि सौंदर्य और प्रेम छायावाद की विशेषता थी। तो आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो अच्छे से वीडियो अच्छी भी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी वीडियो का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों घ, यानी कि हरिओद जी की कीर्ति नहीं है। तो यानी कि हरिओद की कीर्ति नहीं है, आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इनमें से तीनों में से जस्ट 1 सेकंड में पहचान लेंगे सर कि इस वाली ये जो कीर्ति है इनकी नहीं है और बाकी इनकी है। तो पहली है प्रिया प्रवास, दूसरे है चित्राधार, तीसरी है चोखे चौंप दे। तो क्या है बताइए, तीसरे इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो तीसरा राइट आंसर होगा आपका, यानी कि घ का सेकंड आंसर होगा चित्राधार। ये इनकी कीर्ति नहीं है। तो आप क्या बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये बता सकते हो ये कौन किसकी कीर्ति है? यानी कि हरिओद की कीर्ति तो नहीं है, परंतु ये किसी की तो होगी। तो बताइए किसकी है? नहीं पता? मुस्कुराओ मत, पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। चलिए मैं बता देता हूँ, यह है जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, प्रसाद ग्रहण करो और याद करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अण, यानी कि काव्य साहित्य का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग का कहा, यानी कि स्वर्ण युग कहा जाता है? तो बताइए रीतिकाल को, आधुनिक काल को या भक्ति काल को। तो इन तीनों में से राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। पता भी होगा, जिस बच्चों को नहीं पता तो कि लानत है, आप तैयारी कैसी करें, मजाक थोड़ी है, पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई में राइट आंसर आपको आना चाहिए अब तक। तो राइट आंसर आने का होगा बिल्कुल सही पहचाना आप। जिसकी नज़र तीसरे बगे बिल्कुल सही, जिसकी नहीं कि अपने गाल पर 2 थप्पड़े मारो। आप तक हमने करा क्या? बदतमीजो, करते कुछ नहीं हो, बस टाइम पास कर रहे हो क्या? अपने माँ बाप की पैसे बर्बाद मत करो प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए आने का राइट आंसर होगा आपका थर्ड, भक्ति काल। तो आई होप गद्य और काव्य साहित्य के जो 5-5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं मैंने अच्छे तरीके से कवर करा दिए। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या कहता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इस वीडियो में पहला क्वेश्चन देखा हमने बहुविकल्प है, दूसरा क्वेश्चन देखा बहुविकल्प। पहला था आपका गद्य से, दूसरा था आपका काव्य से।
अब तीसरा जो क्वेश्चन बनता है गद्यांश पर। तो गद्यांश देखिए, दिए गए गद्यांश पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए, यानी कि आपको एक गद्यांश दिखाई देगा और उस गद्यांश में आपको ध्यान रखना 5 क्वेश्चन नीचे लिखे दिखेंगे, यानी कि एक गद्यांश लिखा होगा उसके नीचे 5 क्वेश्चन लिखे होंगे। देखिए क्वेश्चन को लिखने का तरीका मैंने एक अलग वीडियो बनाई कि हिंदी की कॉपी को किस प्रकार आप एग्जाम में लिख सकते हैं और उसे लिखने के बाद आप किस तरीके से अपने नंबर को अचीव कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। कहते हैं ना, हारने में बुराई नहीं है लेकिन हार मान लेने में ही बुराई है। तो आपको हार नहीं माननी है, अभी भी टाइम है, समझ जाओ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको टाइम बहुत सेफ रहेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधे सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको जैसे कि 5 क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, देखिए नीचे 5 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, ये इसी तरीके से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि आपको ये गद्यांश मिलेगा लिखा हुआ के ऊपर, ये के गद्यांश पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। और प्रत्येक क्वेश्चन क्या मिलेंगे, 2-2 नंबर के मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 4 क्वेश्चन तो आप सीधे सीधे गद्यांश से निकाल लोगे, तो इसका मतलब है 4 दूनी 8, 8 नंबर तो आप बिना अगर नहीं भी पढ़े जाओगे, कोई से भी गद्यांश आपके सामने प्रस्तुत हो गया तो सीधा सीधा आप क्या 8 नंबर पा लोगे। परंतु जब मेरी वीडियो देख रहे हो तो क्या मैं आपको 8 नंबर लाने दूंगा? नहीं प्यारे बच्चों, गलत बात है। मैं आपको सीधे सीधे 10 नंबर दिलाऊंगा। जी हाँ, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें से ही 2 नंबर आप निकाल के लाएंगे, क्योंकि यही पहला क्वेश्चन दिक्कत कर सकता है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा और बाकी तो आप स्वयं निकाल लेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधा सीधा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, मातृभूमि पर निवास करने वाले व्यक्ति मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। कहने का मतलब है जो मातृभूमि यानी कि पृथ्वी पर जो निवास करती है जनता, यानी कि लोग, मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। यानी कि जब मनुष्य निवास करेंगे जब एक राष्ट्र का निर्माण होगा, वही राष्ट्र जो है दूसरा अंग होगा। समझ में आ गया? पृथ्वी हो और मनुष्य न हो, यानी कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, यानी कि आप राष्ट्र की कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि पृथ्वी मातृभूमि पर जो निवास करते हैं व्यक्ति, उन्हीं के द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है, जो राष्ट्र का दूसरा अंग कहलाते हैं। यदि पृथ्वी है और मनुष्य न हो तो ऐसा तो संभव ही नहीं है, अर्थात राष्ट्र की कल्पना करना ही असंभव है। आई होप इतनी 2 लैंग्वेज समझ गए। अगला, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। कहने का मतलब पृथ्वी और जन यानी कि पृथ्वी और जनता यानी कि मनुष्य के दोनों के मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप यानी कि राष्ट्र का जो रचना है, ड्यूरेशन है, सो संपादित हो जाए, परिपक्व बनती है। एक राष्ट्र का निर्माण अच्छी तरीके से होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्रदान करती है, यानी कि जनता के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा को प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है, यानी कि पृथ्वी जो है हमारी माता। माता से देखिए, पृथ्वी की माता से तुलना क्यों की गई है, इस बात को समझो। जिस प्रकार से हमारी माता हमारी परवरिश बचपन से लेकर बुढ़ापे तक करती है, हमें शुरू से लेकर लास्ट तक सींचती है अपने दूध से, अपने परवरिश से, अपने आंचल से, तो उसी प्रकार से पृथ्वी जनता को इसी प्रकार से अपने परवरिश करती है, अपने द्वारा दिए गए अन्न से ग्रहण करके जनता या मनुष्य उससे बड़ा होता है। यानी कि इसी कारण से पृथ्वी की जो तुलना माता से की गई, यानी कि माता भी एक मनुष्य को जन्म देती है और उसके परवरिश अच्छी तरीके से करती है। इसी प्रकार पृथ्वी भी जनता मतलब लोगों की जो परवरिश को अच्छे से करती है, उसे सींचती है, उसका परवरिश बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक रहती है, और वही मनुष्य पृथ्वी में लास्ट में विलीन हो जाता है। तो समझ गए होंगे। और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र, यही बात सारी मैंने इसमें कही है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ दें और समझने की कोशिश कर दें कहना क्या चाह रहा। क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे समझिए। पहला पहला ये कह रहा है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। आपने इतने ध्यान से पढ़ा, मैंने इसको समझाया, तो आपने क्या समझा? देखो, इसमें जब भी बात हो रही है राष्ट्र की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? राष्ट्र की, यानी कि राष्ट्र को ही बनाना चाह रहा। तो ये क्या हुआ, राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी से मैंने आपको क्या निकाला, ये गद्यांश निकाल के दिया है। ये पेपर में कई बार आया है, 10 नंबर में सीधा सीधा पूछा गया। तो आप मुझे बता सकते हैं कि पाठ का शीर्षक क्या हुआ? जी, पाठ का शीर्षक और राष्ट्र का स्वरूप। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे पाठ का स्वरूप, पाठ का शीर्षक, सॉरी पाठ का शीर्षक लिखेंगे। तो क्या है? यह है राष्ट्र का स्वरूप, यानी कि राष्ट्र के बारे में बात कह रहा है, राष्ट्र का स्वरूप। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब करा लेखक, तो इसका लेखक बताइए। इसका लेखक, अगर लेखक की बात करें तो लेखक है आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या है?
वासुदेव, तो लिख सकता हूँ मैं वासुदेव शरण अग्रवाल, क्या लिखेंगे, अग्रवाल। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन 2 नंबर का कंप्लीट हुआ, बना सकते हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं सेकंड की बात करूं तो चलिए सेकंड देख लेते हैं। ये कह रहा है राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, यानी कि राष्ट्र की जो कल्पना है कब असंभव है। भाई कब होगी, जब उस, देखिए ही इसमें देखें दूसरा, अगर पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना संभव है। देखिए क्वेश्चन मिला, यानी कि अगर पृथ्वी है और उसमें मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना तो करना ही असंभव है। तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ इधर से इधर तक, यहाँ तक पूरा आंसर मिल गया होगा कि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। इसमें बिल्कुल सीधा सीधा आप लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखूंगा, आपको मैंने समझा दिया। आई होप समझ गया आगे होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। तीसरा, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, यानी कि पृथ्वी और मनुष्य दोनों मिलकर क्या करते हैं। भाई ये सीधी सी बात है, ये लिख रहा पृथ्वी और जन यानी कि मनुष्य दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संबंधित होता है। यानी कि पृथ्वी और जनता के दोनों के मिलने से ही राष्ट्र का उत्पत्ति होती है, राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो अपनी लैंग्वेज में बहुत आसानी से यहाँ से निकाल के लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आप 2 नंबर ये भी पूरे पक्के कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये तो हो गया, अब तीसरा भी हो, अच्छा ये भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चलिए ये भी आपके 2 नंबर पर हो रहा है, वाह बहुत जल्दी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन की देखिए यहाँ शायद मैंने अभी पढ़ा था, ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो हो गया। आगे जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्रदान करती है, यानी कि यहाँ से लिखेंगे जन के कारण ही, यानी कि मनुष्य के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्रदान करते हो। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत प्यार से यहाँ लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बचा 5, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अरे भाई मजाक नहीं, मजाक थोड़ी है, पेपर है, मजाक नहीं करनी। अगला क्वेश्चन, यह रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी मैंने यही समझा रहा था कि पृथ्वी की तुलना माता से की गई है जी। जिस प्रकार से हमारी माता हमारी परवरिश बचपन से लेकर लास्ट तक करती है, अपने आंचल में हमें छाए धूप सबसे बचा के रखती है, हमें आने वाली तूफानों से, आने वाली मुसीबतों से बचा के रखती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी हमें भी तूफानों से परवरिश, यानी कि तूफान से बचाती है, हमें भी परवरिश करती है, हमारे भी हर चीज़ का देख रेख रखती है, हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है पृथ्वी पर ही उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार अपनी लैंग्वेज में 2-3 लैंग्वेज बना सकते हैं। तो और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है, तो बस यानी कि इसी जनता जो है सच्चे ही पृथ्वी का वो पुत्र है, सही अर्थों में उसका पुत्र है। तो आई होप 5 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए। आप अच्छी तरीके से 2-2 नंबर छाप सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से आप अगर गद्यांश को पूरा पूरा करेंगे तो 10 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो चलिए हमने ये करा गद्यांश, अब चलिए पद्यांश पे चल रहे हैं। पद्यांश पे आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा, यानी सॉरी 10 नंबर का देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं सभी। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब तक हमने क्या पढ़ा, गद्यांश, अब चढ़ेंगे पद्यांश। अर्थात पद्यांश में भी देखिए आपको पेपर में सीधा सीधा 10 नंबर का मिलेगा। 10 नंबर का मतलब है नीचे 4-5 क्वेश्चन दिए होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा। इस प्रकार से 5 गुणा 2 10 नंबर का मिलेगा। तो उसको करने से पहले आपको अच्छी तरीके से पद्यांश पढ़ना होगा ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। ये कह रहा है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई ये भारत नहीं है भरत है, क्या है, भरत से हूँ तो पति समानी स्वयं पुत्र भी हूँ। कहने का मतलब है देखिए जब कैकई ने राम के पिता से क्या मांगा था, उन्होंने कुछ दशरथ से राज सिंहासन मांगा था। तो जैसे ही भरत को पता चला और भरत जी अयोध्या में लौट के आए तो उन्होंने अपनी माता कैकेयी को ठुकरा दिया था और गद्दी को लात मार दी थी। तो वो यही कह रहे हैं फिर हमारी जो कैकेयी थी जंग वनवास पहुंची थी राम के पास, क्योंकि मुझसे गलती हो गई। तो उन्होंने यही बात वहाँ, ये कवि कह रहा है कि वहाँ क्या घटना घटी, वो इस बात को कह रहा है कि दुर्बलता ही चिन्ह विशेष शपथ है। कहने का मतलब है प्रस्तुत पद्यांश में लेखक का कहना है कि किसी व्यक्ति की कमजोरी का जब पता चलता है जब वह शपथ लेता है, सही है।
अब ये करा, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यानी कि शपथ के सिवा जो मैं अबला हूँ मेरे पास तो कोई और पथ नहीं है और रास्ता नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यानी कि यदि मुझे भरत ने उकसाया है तो जिस प्रकार से मैंने पति खोया है उसी प्रकार मैं पुत्र भी खो दूँ। तो इस प्रकार से हमारे पद्यांश में ये सारा अर्थ निकलता है। अब ये तो समझ में आ गई होगी। देखिए बच्चों, आप तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी तैयारी को मैं देखिए अब पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा आपका टेस्ट लूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम बताइए। तो ये मुझे आप कमेंट्स में देंगे कि पद्यांश में पाठ कौन सा है और इसमें कवि का नाम क्या है। चलिए समझ होंगे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड। सेकंड में कह रहा है, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए केकई के पास एकमात्र उपाय क्या था। बताइए, जो कि अपनी बात को प्रमाणित केकई करना चाह रही थी तो उसके पास एक क्या था, वो बता तो रही थी, शपथ के सिवा मेरे पास कोई पति नहीं बचा। यदि मैं भरत द्वारा उकसाई गई हूँ तो जिस प्रकार से मैंने अपनी पति खोया है उसी प्रकार मैं अपना पुत्र भी खो दूँ। तो उसके जो एकमात्र उपाय था प्यारे बच्चों, क्या था, ये था शपथ। क्या था प्यारे बच्चों, शपथ ही उसका एकमात्र उपाय था। चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, अबला व शपथ का अर्थ लिखे। यानी कि यहाँ अबला का क्या अर्थ है और यहाँ शपथ का क्या अर्थ है। देखिए, अबला कहते हैं ऐसा है, ला क्या कहते हैं, लाचार। अबला को कहते हैं, देखिए लाचार भी कहते हैं और ऐसा है भी कहते हैं। तो अबला आप लिख सकते हैं, अबला क्या होगी, लाचार। लाचार। एक होती है असहाय, तो आप कोई सा भी, असहाय, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। अगला है शपथ। तो शपथ होता है, देखिए सौगंध। क्या कहते हैं, सौगंध खाते हैं जब, सौगंध। तो ये कह सकते हैं अबला का अर्थ हो गया लाचार, ऐसा है, और शपथ हो गई सौगंध। सही है। अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है रेखांकित अंश अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ रेखा खींची हुई है, देखिए ध्यान से देखिए, इस प्रकार से जहाँ ये रेखा खींची हुई तो इसका अर्थ बताना। तो देखिए वो मैं बता चुका हूँ। तो दुर्बलता ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। तो आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ आप खुद लिखेंगे इस क्वेश्चन में, मैं सिर्फ बोलूँगा, इस बात को ध्यान रखना। मान लो प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत जो पद्यांश है में लेखक कहना चाहता है कि किसी व्यक्ति की कमजोरी का तब पता चलता है उसके शपथ से जब वो शपथ लेता है। पर मुझे पर यहाँ क्या 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 कह रही है, पर मुझे अबला के लिए इसके अलावा दूसरा पथ नहीं है। तो बात समझ में आ गई। अपने तरीके से कोई भी दो लाइन लिख सकते हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, उकसाए जाने के बात पर केकई ने क्या कहा। यानी कि जब उसे उकसाया गया था तो केकई ने क्या कहा था। तो बताइए केकई ने क्या कहा था। देखिए यहाँ कहा था, यदि मैं उकसाई गई भरत द्वारा, यानी कि यदि भारत के द्वारा मैं उकसाई गई हूँ तो जिस प्रकार से मैंने अपना पति खोया उसी प्रकार से मैं अपना पुत्र भी खो दूँ। तो आप ये सीधे सीधे अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो आई होप इतनी बात समझ गई होगी। नहीं है तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से पढ़ेंगे कि उकसाए जाने के बाद केकई ने क्या कहा। उकसाए जाने के बाद केकई ने कहती है कि जिस तरह मैंने अपने पति को खोया उसी तरह पुत्र को भी खोऊं। तो आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्द। चलिए, आप इस पार्ट नंबर 1 में आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। आपने अच्छे से मेरे साथ पढ़ाई करी, अच्छे से आप यहाँ तक बने। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, बहुत अच्छे से बनाऊंगा। यदि आपने इसमें सपोर्ट करा तो वो वीडियो भी बहुत जल्द मिलने वाली है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।